हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण की एक बार फिर से। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, ये हम लोगों ने अच्छे से पिछली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा था। कौन कौन से स्किल उसमें होते हैं, उन स्किलों को अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है। हो सकता है आपके कॉलेज में माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हो गई हो, या हो सकता है ख़त्म भी हो गई होगी, या हो सकता है अभी शुरुआत ना हुई हो, आपकी फ़ाइलें ही मेंटेन की जा रही हों। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे, और शिक्षण करते समय हमें किन किन छोटी छोटी विशेष बातों पर ध्यान रखना है, आज उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं इसमें होती हैं, यानी खूबियां इनकी हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, कक्षा सीमित होती है, यानी छोटी सी कक्षा होती है, और कक्षा में 5 से 10 छात्र ही होते हैं। यानी ये जो सूक्ष्म शिक्षण की जो कक्षा होगी, इसमें आप खुद, यानी जो बीएड के स्टूडेंट हैं, वो खुद अपने साथियों के साथ, अपने सब्जेक्ट वालों के साथ बैठ के सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें कक्षा सीमित होगी। ठीक। फिर उसके बाद इसमें होता है 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक। तो कम समय दिया जाता है, और जो भी स्किल होगा उसे उसी समय में आपको पूरा करना होगा। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं कि एक कालांश में एक ही कौशल के शिक्षण पर बल दिया जाता है। यानी जो एक कालांश होगा, यानी एक ही कालांश में आपको एक ही शिक्षण पर बल दिया जाएगा। जैसे आप अगर पाठ प्रस्तावना कौशल पढ़ा रहे हैं, तो आपको पाठ प्रस्तावना कौशल का ही अभ्यास करना होगा। अगर आप स्पष्टीकरण कौशल पढ़ा रहे हैं, तो आपको स्पष्टीकरण कौशल पे ही अभ्यास करना होगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, छात्रों को तुरंत फीडबैक मिल जाता है। ठीक। फिर से वो पुनः शिक्षण करते हैं, यानी फीडबैक की जो कमियां बताई गई, उन कमियों को वो दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। यानी उसमें जो रीप्लान होगा, प्लान में क्या करेंगे, वो कमियां करेंगे, पढ़ाएंगे, उसमें जो कमियां होंगी उनको रीप्लान में उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा। इसमें अभ्यास प्रक्रिया अधिक नियंत्रित रहती है, यानी जो अभ्यास करेंगे उसकी प्रक्रिया नियंत्रित कंट्रोल में रहेगी। यह नहीं कि अनुशासनहीनता क्लास में है, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही के क्लास के बच्चे, मतलब आप ही के क्लासमेट होंगे, उन्हीं के साथ आप बैठ के अभ्यास करेंगे। छात्र अध्यापकों को इसमें क्या होता है, शिक्षण में सुधार लाने के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। यानी आप गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों को फिर से दूर किया जाएगा। यानी प्लान आप पढ़ाएंगे, फिर उसमें आपको फीडबैक मिलेगा, फीडबैक में जो आपकी कमियां होंगी उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा। है ना दोस्तों। तो इसे अच्छे से आप समझिए। तो सबसे पहले विशेषताओं को समझिए। आप शिक्षण में क्या होगा, आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रक्रिया जो तो आपको पता ही होगी। ठीक है। यानी सबसे पहले किसमें क्या होगा, पाठ नियोजन होगा, फिर उसका शिक्षण होगा, फिर प्रतिपुष्टि होगी, फिर पुनः पाठ नियोजन होगा, पुनः शिक्षण होगा, पुनः प्रतिपुष्टि इसमें होगी। ये सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं में इसको शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है सूक्ष्म शिक्षण की जो कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आइए बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, फ़ायदा क्या होने जा रहा है ना। तो देखिए, कम समय में, कम छात्रों में तथा कम शिक्षण क्रियाओं की ये प्रविधि होती है। इस प्रकार ये व्यावहारिक शिक्षण के प्रशिक्षण की सरल तकनीक है ना। यानी जो समय कम होगा, छात्र कम होंगे, शिक्षण क्रियाएं भी आपको कम ही समय में कम करनी पड़ेंगी। यानी एक टाइम में आपको एक स्किल ही करना पड़ेगा, तो क्या होगा, आप सीखेंगे, है ना, सीखेंगे आसानी से। फिर होता है शिक्षण कौशलों में दक्षता के लिए ये प्रभावपूर्ण विधि है। यानी एक महत्वपूर्ण विधि है, ये प्रभावपूर्ण विधि है ये, क्योंकि इसमें एक समय में एक स्किल होगा, तो आप हर एक स्किल को आसानी से समझेंगे। इसमें छात्र अध्यापक अपने प्रशिक्षण महाविद्यालय में तथा अपने सहपाठी, यानी इस छात्र अध्यापकों के मध्य व्यवहारिक शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए करता है। ये इसमें क्या होगा, सूक्ष्म पाठ योजना बनाई जाएगी, सूक्ष्म अवधि होगी, सूक्ष्म कक्षा होगी, है ना। तो उसे क्या करना होगा, इन्हीं सब चीज़ों को वो पढ़ाएगा। पहले सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करेगा, सूक्ष्म अवधि होगी, सूक्ष्म कक्षा होगा, है ना। फिर उसे क्या करेगा, उसे ही वो पढ़ाएगा। एक पाठ योजना में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के कारण छात्र अध्यापक का ध्यान पूर्ण रूप से विषय पर ही केंद्रित रहता है, जिससे उसे जल्द ही दक्षता प्राप्त हो जाती है। यानी अगर आप पाठ प्रस्तावना कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सीखेंगे कि पाठ प्रस्तावना में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप व्याख्यान कौशल कर रहे हैं, तो उसमें ये देखेंगे किस तरीके से व्याख्यान कौशल हमें करना है ना। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, हमें बहुत ही जल्दी इसमें दक्षता प्राप्त हो जाती है। शिक्षण समाप्त होने के तुरंत बाद हमें प्रतिपुष्टि मिल जाती है।
तो जब प्रतिपुष्टि मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उन कमियों को दूर करने का हमें अवसर मिलेगा। जब दोबारा हम रीप्लान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उन कमियों को हम दूर कर लेंगे। शिक्षण अभ्यास से छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास बढ़ता है या कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। यानी जब कॉन्फिडेंस ही आएगा उसमें, फिर बाद में जाके बड़ी क्लासों को पढ़ा पाएंगे। अभी तो पहली बार आए हैं ना, बच्चों के सामने खड़े हुए, चाक है उनके हाथ में है, श्यामपट सामने है उनके, अब वो खड़े हो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हमारा काम भी नहीं बन पाएगा। इसमें क्या होगा, छात्र अध्यापक जो होंगे वो चार्ट, मॉडल तथा अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री को किस तरीके से यूज़ करना, उसका समुचित और प्रभावपूर्ण किस तरीके से उपयोग होगा, उनको करना वो अच्छे से सीख जाता है। तो दोस्तों ये कुछ लाभ इनके हैं, इन लाभों को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब लाभ आप ही के लिए हैं, ठीक है। क्योंकि छात्र अध्यापक आप हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्लास में इसको प्रेजेंटेशन देते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले कुछ बातों को हमें जानना ज़रूरी होता है। जैसे कक्षा में जाने से पहले आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। फुल कॉन्फिडेंस में कक्षा में हमको जाना है, हमको मतलब आपको जाना है, ठीक है। और स्वर आपको कक्षा के अनुसार ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल की, यानी सबसे पहला जो स्किल होगा हमारा वो होता है पाठ प्रस्तावना कौशल। तो आप लोगों ने प्लान रेडी कर लिए होंगे, उसमें कौशलों के जो घटक होते हैं उनको अच्छे से लिख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, है ना। तो आप लोगों को जो बात आज बताने जा रहे हैं वो आपके शिक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें जानते हो क्या होता है, कुछ ध्यान देने वाली कुछ बातें होती हैं, आप उन बातों को ध्यान में रख लीजिए तो आपके जो शिक्षण होगा उसमें चार चांद लग जाएंगे। यानी सबसे पहले हम छोटे छोटे स्किल सीखेंगे, फिर जाके बड़े क्लास में बड़े स्किल को हम एक साथ, बड़े प्लान को एक साथ हम पढ़ा लेंगे। जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पाठ प्रस्तावना कौशल की। तो कक्षा में प्रस्तावना कौशल स्किल करते समय हमें ध्यान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी वो बातें हैं, आइए उन बातों के बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और श्यामपट पर प्रकरण स्पष्ट लिखा होना ज़रूरी है। इससे प्रश्न पूछने की विधि को प्रमुखता दी जाती है। यानी ये जो प्रस्तावना ये बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा। जब आप क्लास में पहुंचते हैं सबसे पहले श्यामपट पर उसको श्यामपट फिल करिए। तो सबसे पहले वहाँ पर प्रकरण भी स्पष्ट लिखा होना ज़रूरी हो जाता है और प्रश्न जो पूछने की जो विधि है उसको इसमें प्रमुखता दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न जो होते हैं वो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों। कथन और प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कथन और प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। सहायक सामग्री, ठीक है, अगर कोई सहायक सामग्री अगर आपके पास है तो उसका अगर प्रयोग हो रहा है तो आप उसको कर लीजिए वहाँ पे। समय का बहुत ही विशेष ध्यान आपको रखना है। उपयुक्त और समुचित अवधि का भी प्रयोग आपको करना है। छात्रों का ध्यान और रुचि आकर्षण होना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुतिकरण बहुत ही ज़रूरी होगा। यानी जब आप क्लास में पहुंचते हैं तो सबसे पहला जो स्किल होता है वो स्किल होगा आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। अब पाठ प्रस्तावना कौशल में क्या होगा, आपको बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, बच्चा उनका उत्तर देगा। आप प्रश्नों का जो वितरण होगा वो कक्षा में, पूरी कक्षा में समान रूप से करिए, ठीक। प्रश्नों को आप मत दोहराइए, ठीक है। जो उत्तर आपको मिले उन उत्तरों को आप मत दोहराइए, ठीक। कोशिश करिए कि पाठ प्रस्तावना कौशल आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। आइए आगे बात करते हैं स्पष्टीकरण कौशल की। तो स्पष्टीकरण कौशल करते समय क्या होना चाहिए, एक स्पष्टीकरण हमें देना होगा। यानी जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हम बच्चों को अच्छे से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप संविधान के बारे में बता रहे हैं तो आप बताइए संविधान क्या है, ठीक है। फिर संविधान क्या है इसके बारे में आपने अच्छे से बताया, यानी एक स्पष्टीकरण आपका हो गया। फिर क्या करिए, बच्चों से 2 प्रश्न पूछ लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर बच्चा दे देगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है बच्चा दे दे या हो सकता है बच्चा उत्तर ना दे पाए। फिर आप क्या करिए, सेकंड स्पष्टीकरण यानी दूसरा स्पष्टीकरण आप बच्चों के सामने फिर से करिए, ठीक है। इसको स्पष्टीकरण कौशल या व्याख्यान कौशल कहा जाएगा, ठीक। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आपका जो भी टॉपिक हो आप उस टॉपिक के बारे में बच्चों को अच्छे से पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये बस ध्यान रखना है कि कोई हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी कौन सी चीज़ बच्चों को हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे को आप आराम से बताइए।
फिर बीच में 2 प्रश्न पूछ लीजिए, फिर क्या होगा, एक फिर से स्पष्टीकरण कर लीजिए। बस, क्योंकि 5 मिनट का टाइम होगा, 5 मिनट के टाइम में हमें ध्यान रखना होगा कि 2 मिनट का पहला एक्सप्लेनेशन, 2 प्रश्न पूछ लीजिए, फिर उसके बाद एक सेकेंड एक्सप्लेनेशन वो आ जाएगा इसमें, है ना, 2 मिनट में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता कौशल। तो इसमें क्या होगा, व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध हों, संक्षिप्त हो, आवाज़ स्पष्ट हो, प्रश्न और उत्तर को व्यर्थ नहीं दोहराना चाहिए, उचित संख्या में प्रश्न पूछने चाहिए। तो इसमें क्या है, जो व्याकरण होगा, व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न शुद्ध हों, संक्षिप्त हों, बहुत लंबे लंबे प्रश्न आपको नहीं करने हैं, आवाज़ आपकी कक्षा अनुसार हो, यानी आवाज़ आपकी स्पष्ट हो, बहुत स्लो भी आवाज़ ना हो, बहुत तेज़ भी आप मत चिल्लाइए, प्रश्नों को आपको दोहराना नहीं है, उत्तरों को आपको व्यर्थ में नहीं दोहराना है, ठीक है। उचित संख्या में प्रश्न पूछने हैं, ऐसा नहीं कि हमने प्रश्न किया हमारे देश का क्या नाम, कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा है, फिर से पूछ रहा है सर प्रश्न कौन सा किए, तो आप फिर बता रहे हैं हमारे देश का क्या नाम है, ठीक है। बच्चे ने उत्तर नहीं दिया तो, या बच्चा उत्तर दिया तो उत्तर को दोहराइए, हाँ हमारे देश का नाम भारत है। आइए आगे देखते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल। तो श्यामपट्ट लेखन में क्या होता है कि श्यामपट्ट पर किस तरीके से हमें लिखना है, इसके बारे में बताया जाता है। इसमें अक्षर स्पष्ट हों, अक्षरों के मध्य समुचित दूरी तथा अक्षरों का आकार स्पष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। श्यामपट्ट पर हमें सीधी रेखा में शब्दों और वाक्यों को लिखना ज़रूरी होता है। वाक्यों में संक्षिप्तता होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी क्या करेंगे, एक्सप्लेन देते हुए आप मेन जो पॉइंट होंगे उन मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखेंगे। श्यामपट्ट पर लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आप बिल्कुल बच्चों की तरफ पीट करके मत खड़े होइए, 45 डिग्री का कोण बना के खड़े होइए, ठीक है। और सुंदर लेख में आप श्यामपट्ट को लिखिए। डस्टर आपके बाएं हाथ में होना चाहिए, बाएं हाथ से आप श्यामपट्ट को डस्टर से आप साफ़ करेंगे। ये नहीं कि आप उसको उल्टे सीधे इस तरीके से उड़ा रहे हैं, डस्ट उड़ा रहे हैं उसकी हैं, ठीक है। तो जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो और जो कक्षा में बच्चे बैठे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो। तो ये जो चीज़ होगी श्यामपट्ट लेखन कौशल, क्योंकि जिस तरीके से आप श्यामपट्ट लिखेंगे, जो लिखा हुआ होगा ना वही तो दिखेगा कि हाँ आप कितना अच्छा लिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक। तो लेख पर विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है। श्यामपट्ट लेख पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक। जिससे क्या होगा, आपका श्यामपट्ट लेख अच्छा हो जाएगा। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, जब छात्र प्रश्नों के उत्तर नहीं बता पाते तो प्रश्न पूछने में संकेत देना ही खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहलाता है। यानी जब छात्र शिक्षक के किसी उत्तर को नहीं बता पाते तो शिक्षक उनसे उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछता है। जैसे क्या होगा, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी प्रश्न से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं को आपको देना है, जिससे क्या होगा, बच्चे उस प्रश्न को अच्छे से समझ सकें। जो खोजपूर्ण कौशल का जो स्किल बताया था उसमें एग्जाम्पल एक दिया था, ठीक है। तो उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए। बच्चा नहीं समझ पा रहा है प्रश्नों को, तो किस तरीके से आप प्रश्न में प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि अरे ये क्या हुआ, ठीक है। संविधान के बारे में आप पूछ रहे हैं, बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो आप कोशिश ये करिए कि बच्चा संविधान तक पहुँचे, ठीक है। संविधान तक जब बच्चा पहुँच जाएगा, ठीक है, तो आप प्रश्न में प्रश्नों को खोजिए, प्रश्न बनाइए आप, ठीक है। जब प्रश्न में प्रश्न आप बना लेंगे, अच्छे से समझा लेंगे, तो क्या होगा, बच्चा जब उनका उत्तर दे देगा तो आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकेंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो जितनी भी वीडियो मेरी पड़ी हुई है ना, आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, अच्छे से उसमें समझ लीजिए क्या है। और बहुत ही जल्द, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही जल्द एक लेसन प्लान यानी 10 स्किल की जो किस तरीके से आपको प्लान बनाना होगा, कॉपी पर किस तरीके से बनाना होगा, वो कॉपी भी आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं दृष्टांत या उदाहरण कौशल की। तो कक्षा में चार्ट या मॉडल द्वारा बच्चों को समझाना दृष्टांत कौशल कहलाता है। TLM अच्छे होना ज़रूरी है। सरल और रोचक उदाहरणों के द्वारा प्रकरण को अच्छे से समझाया जाता है। तो दोस्तों जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं उसके बारे में अगर कोई चार्ट या मॉडल पर कोई आकृति या जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ बना के लेके पहुंचते हैं ना, तो बच्चे उससे क्या होते हैं, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो बच्चे उससे आसानी से समझ जाते हैं। जैसे कि आप मुगलकालीन स्थापत्य कला पढ़ा रहे हैं और एक चार्ट या मॉडल पर जो है कोई जैसे ताजमहल का चित्र लेकर अगर आप पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो क्या होगा,
बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ ये जो है स्थापत्य कला का एक उदाहरण है वहाँ पे। ठीक है, तो टीएलएम बहुत ही अच्छे होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो एग्जाम्पल आप देंगे यानी जो उदाहरण आप देंगे वो सरल और रोचक होना उनका बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप किसी युद्ध के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लगना चाहिए, एग्जाम्पल आपको ऐसा देना चाहिए कि लगे कि हाँ एग्जाम्पल हैं वहाँ पे, लगे कि हाँ उदाहरण हैं, बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख जाता है। ठीक दोस्तों, तो उदाहरण या दृष्टांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है वहाँ पे। अगर दृष्टांत के माध्यम से ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दृष्टांत कौशल के बारे में। आइए बात करेंगे पुनर्बलन कौशल की। जब कोई शिक्षक प्रश्न पूछता है तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं। उत्तर सही प्राप्त होने पर गुड, वेरी गुड, शाबाश और उनके सुझाव का समर्थन करते हैं। लेकिन जब बच्चे उत्तर नहीं दे पाते तो हम असहमति दिखाते हैं, लेकिन उनको डांट और फटकार नहीं लगाते हैं। नकारात्मक में सिर्फ असहमति हम दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप शिक्षक हैं, किसी बच्चे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा अगर कोई उत्तर दे रहा है तो आप क्या कहेंगे? वेरी गुड, गुड, शाबाश, या उनके उत्तर का समर्थन करेंगे। जैसे आपको कोई उत्तर अच्छा लगा तो आप सिर हिला के समर्थन करेंगे कि हाँ ये प्रश्न सही है, हाँ ये उत्तर आपने सही दिया। लेकिन क्या होगा जब बच्चे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, ठीक है, या उल्टा सीधा वो उत्तर देते हैं, तो क्या होगा? हम असहमति दिखाते हैं, ठीक है, तो गर्दन हिलाते हैं यहाँ पे ना कि नहीं की मुद्रा में हम दिखाते हैं कि ये गलत आपका है। लेकिन उनको डांट और फटकार हम नहीं लगाते हैं। इस डांट और फटकार से हमें बचना होगा। तो दोस्तों अगर उत्तर मिल रहा है आपको अच्छा सकारात्मक अगर उत्तर मिल रहा है तो आप फीडबैक में गुड और वेरी गुड, शाबाशी आप उसको दीजिए। और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो असहमति आप दिखाइए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल की। उससे पहले आपको एक बात बता रहे हैं, जितने भी स्किल आपको बताए जा रहे हैं उनकी जो मेन बातें आपको बताई जा रही हैं, यानी माइक्रो टीचिंग करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप उनको अच्छे से देखिए, समझिए। इस तरीके से हमें उन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। कुछ बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, उन बातों का आप विशेष ध्यान दीजिए। तो आइए बात करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल की। तो इसमें कक्षा में शिक्षक द्वारा शरीर संचालन, आरोह अवरोह और मौखिक दृश्यक्रम परिवर्तन, भाव मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये होता है जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले वो बोर्ड के सामने खड़ा होता है, बच्चों के सामने खड़ा होगा और जो भी उसका टॉपिक होता है उसके बारे में वो बताना चालू करता है। जब वो बताना चालू करेगा तो उसका शरीर संचालन देखिए, उसके हाव भाव देखिए। अगर वो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो अगर कोई गंभीर बात होती है तो गंभीरता से वो बताता है। कोई दुख वाली बात होती है तो वो लगेगा कि चेहरे पर उसके सैडनेस आ गई है। अगर कोई बात ऐसी होगी जो लगेगी कि हाँ थोड़ी सी मनोरंजन वाली है तो चेहरे पर उसके जो हाव भाव होते हैं वो थोड़ा से चेंज हो जाते हैं, है ना। या कभी किसी के बारे में वो बता रहा है, किसी युद्ध के बारे में बता रहा है, या सौरमंडल के बारे में बता रहा है, या किसानों के बारे में बता रहा है, या साइंस के कोई भी टॉपिक के बारे में बता रहा है, तो ऐसा लगेगा कि वो चीज़ जो होती है जिसके बारे में बता रहा है वो हमारे आंखों के सामने एक फिल्म बन के चालू हो जाती है, चल रही है वो, और हम लोग उसको आराम से देख रहे हैं। आगे देखते हैं पाठ समापन कौशल। तो शिक्षक स्पष्टीकरण देगा जो प्रकरण से संबंधित होगा और उससे फिर कुछ प्रश्न करने होते हैं। यानी पाठ समापन कौशल में क्या होता है, छात्र अध्यापक या शिक्षक अपने टॉपिक को पढ़ा रहा है, पढ़ाते हुए यानी एक्सप्लेन करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसी एक्सप्लेन से यानी स्पष्टीकरण से वो 2, 3, 4 प्रश्न बच्चों से वो पूछ लेगा और बच्चे उनका उत्तर आसानी से दे देंगे। तो ये बहुत ही सरल ये है। तो दोस्तों उम्मीद है जो बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जाना पाठ प्रस्तावना कौशल में क्या होगा, जो प्रश्नों के उत्तर बच्चे देंगे उसी प्रश्न के उत्तर से हमें अगला प्रश्न तैयार करना है। एक्सप्लेन में क्या होगा, आप एक्सप्लेन देंगे, बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर उससे 2 प्रश्न आप करेंगे, बच्चा उनका उत्तर देगा, फिर एक स्पष्टीकरण देंगे, है ना। फिर उसके बाद प्रश्न पूछने में प्रभावशीलता में क्या होगा, आप कुछ प्रश्न करेंगे तो बच्चा उनके कंटिन्यू उत्तर देता हुआ चला जाएगा। खोजपूर्ण प्रश्न में क्या होगा, जिन प्रश्नों के उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या करना है, उसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ नए प्रश्नों को तैयार करके बच्चों से प्रश्न हमें पूछने होते हैं। पुनर्बलन में क्या होगा, आप प्रश्न करेंगे, बच्चा उनका उत्तर देगा, तो आप फीडबैक में गुड, वेरी गुड, शाबाशी आप बच्चों को देंगे, ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन में क्या होगा, आपका जो शरीर संचालन होगा उस पर ध्यान देना होगा और शरीर संचालन के माध्यम से ही आप मतलब देखेंगे कि किस तरीके से शिक्षण कार्य किया जा रहा है, ठीक है। उदाहरण में क्या होगा, उदाहरण में ये होगा कि जो भी टीएलएम आप लेके जा रहे हैं उसे अच्छे से प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद
आपको जो ब्लैक बोर्ड होगा श्यामपट्ट लेखन कौशल, तो उसमें भी एक विशेष ध्यान रखना होगा। जो भी आप श्यामपट्ट लिखेंगे बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए, ठीक है, साफ अक्षरों में लिखा हो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर खड़े होते समय हमें 45 डिग्री का कोण बना के खड़े, बच्चों के सामने पीट करके नहीं खड़े होना है। तो दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, उन वीडियो को एक एक करके आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप लिखिए, ठीक है, तो पहले उसको एक बार समझ लीजिए कि माइक्रो टीचिंग है क्या, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण है क्या, ठीक है। एक एक घटक को आप अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद क्या होगा, आप उनको कॉपी पर लिख लीजिए और लिखने के बाद उनको अपने कॉलेज में अपने सहपाठियों के साथ आप उसको प्रेजेंटेशन दीजिए, यानी माइक्रो टीचिंग करिए। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए। थैंक यू।